Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, this is Archana Economica. हमारा होम साइंस का ही हेल्थ एजुकेशन का ही सीरीज चल रहा है बेटा। ये चलेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नया टॉपिक नहीं उठाऊंगी मैं। एक कंप्लीट करके ही दूसरे पेज हम मारूंगी, ठीक है ना। ये हमारा उसी का सीरीज़ आगे का चल रहा है। 668 पेज नंबर 668 तक हम किए थे और आज हम 669 से ही स्टार्ट करेंगे पेज नंबर से, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए और अपने कमेंट, अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये हमें इंस्पायर करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर हम देखते रहेंगे 668 से। यहाँ पर हम थे, राइट। ये हो चुका था मतलब, राइट। तो इसके आगे हम चलेंगे 69 से, करेक्ट। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए होने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका वो देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उधर देखा था आपने, इधर मेलानिन कहलाता है। मनुष्यों में यही बालों, त्वचा और आँखों को रंग देता है, ठीक है ना। जो हमारी स्किन का कलर होता है, आइज़ का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, ये सब यही प्रोवाइड करती है। यदि मेलानिन कम हो जाए तो आँखों का रंग हरा, नीला, बालों का रंग सुनहरा और त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाएगा। तो मेलानिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ध्वनि की तीव्रता, हाँ, इसी से एक डिजीज़, ये जो आपने देखा है कि ऑलमोस्ट लेडीज़ को पिगमेंटेशन हो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, है ना। लेडीज़ को, किसी को भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट लेडीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम मतलब विजुअल होने वाले खुले स्किन पे, मतलब स्पेशली फेस वगैरह पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना। ये मेलानिन की अधिकता से होता है, करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ध्वनि की तीव्रता जो मानव के पर्दे को क्षति पहुंचा सकती है वह कितनी होती है हमारी? 70 डीबी से अधिक। ध्वनि की तीव्रता जो मानव कान के पर्दे को क्षति पहुंचा सकती है 70 डीबी से अधिक है। सूची में दिए गए वर्णक को सूची 2 में दिए गए पदों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपके दो सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। और हम सीधा आंसर पे आएंगे, क्योंकि दिमाग इसमें नहीं लगाना, ऐसे तुक्के मारते रहो। तुक्के नहीं मारना बच्चा। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है। इसमें देखिए क्या है हमारा। कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण कंट्रोल है। मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण कंट्रोल। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल, ठीक है ना। मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलुओं बायोमैकेनिक्स का अध्ययन बायोमैकेनिक्स कहलाता है, राइट। एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना डिस्प्ले प्रस्तुत करने की एक तकनीक। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। मानव नेत्र शरीर का मुख्य अंग माना जाता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति सभी वस्तुओं को पहचानने का कार्य करते हैं। मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, करेक्ट। हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं। किस चीज़ से कर सकते हैं?
ये इंद्रियों द्वारा हवा की परीक्षा। सामान्यतः वातावरण में हवा विद्यमान है या नहीं, इसका संवहन या प्रवाह हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हमें तब होती है जब यह हमारे शरीर के अंगों इंद्रियों को स्पर्श करता है। तब हमें महसूस होता है कि वातावरण में हवा विद्यमान है और प्रवाहित हो रही है। कॉक्लिया सहायता करता है, किस चीज़ के लिए सहायता करता है? ये सुनने में, जिसे हिंदी में जिसे कहते हैं कॉक्लिया को कर्णावर्त। अंतःकरण में स्थित कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका स्वरूप सर्पिल आकार के ट्यूब या घोंघे जैसी संरचना होती है। आपकी ईयर के बारे में भी मैं आपको दूंगी कंटेंट, काफ़ी अच्छा है, रखा हुआ है मैंने। जैसी संरचना होती है। ब्रेन का तो मैंने कुछ दे दिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी दे दूंगी, ठीक है ना। 8वीं कपाल तंत्रिका के तंतांग जुड़े होते हैं। कॉक्लिया से श्रवण संबंधी कॉक्लियर तंत्रिका निकलती है, जिसके तंतु सेरिब्रम के टेम्पोरल पार्ट से जुड़े रहते हैं। यह बाहर से आने वाले ध्वनि के बदलाव को महसूस कर इसे विद्युत सिग्नलों में बदलकर मस्तिष्क में भेजता है, जिसे मस्तिष्क पुनः साउंड सिग्नल में परिवर्तित कर अपनी प्रतिक्रिया देता है। कॉक्लिया की रचना किस प्रकार होती है? एक सर्पिल ट्यूब के समान। कॉक्लिया कर्णावर्त अंतःकरण का भाग होता है, जो सर्पिल ट्यूब के समान होता है। संरचना होती जो घोंघे के कवच के समान स्वयं पर मुड़ी होती है। कॉक्लिया 2 संकीर्ण झिल्लियों तथा पोरिलिम्फ द्वारा भरी होती हैं, जो कि एक डिवाइडर की भांति कार्य करते हैं। कॉक्लिया वातावरण से प्राप्त होने वाले साउंड वेव्स को विद्युत इम्पल्सों में परिवर्तित कर दिमाग के पास भेज देते हैं, जिन्हें दिमाग साउंड वेव्स में परिवर्तित कर लेता है, जिसे हम आसानी से समझ पाते हैं। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता? वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती। तो ये हमारा अंध बिंदु है। मानव नेत्र के अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता तथा प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती। मानव नेत्र के पीछे स्थित यह बिंदु रेटिना का वह भाग है जहाँ पर नसों के रेशे साथ मिलकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। वास्तव में इसी बिंदु के कारण हमें किसी वस्तु की पूरी तस्वीर प्राप्त होती है, फिर भी हमें इसका आभास नहीं होता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ऐसी काबिलियत होती है कि वह किसी भी तस्वीर के बचे कुचे खाली हिस्से को भरकर स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। आइए, नाक से रक्तस्राव होने पर, कभी कभी आपने देखा होगा, स्पेशली समर सीजन में नोज से जो ब्लड आ जाता है, ठीक, गांव में इसे नसफूट बोलते हैं, और मतलब देसी लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है बेटा, क्या करना चाहिए ये बोल रहा है। तो कुर्सी पर बिठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। जब किसी के नाक से ब्लड आने लगे तो कुर्सी पे आराम से बिठा दो, सर जो है इसे पीछे की ओर कर दो, ठीक। आगे करोगे तो पूरा और गिरेगा, इसलिए। सामान्य रूप से नाक या खोपड़ी का कोई चोट लग जाने पर नाक से खून बहने लगता है, इसे नक्सीर कहते हैं।
नाक से रक्त स्राव होने पर कुर्सी पर बिठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए। मुंह से सांस लेनी चाहिए। थोड़ी बर्फ रोगी को चूसने के लिए देना चाहिए। बर्फ की थैली से नाक चेहरे व गर्दन पर धीरे धीरे ठंडाई सिकाई करनी चाहिए। रेटिना किस अंग का भाग है? यह हमारा आँख का भाग है। रेटिना आँख का भाग है। यह सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी परत है। यह नेत्र गोलक से पीछे 2/3 2/3 भाग में स्थित होती है। यही आँख की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। हमें सदैव सांस लेनी चाहिए। सांस कैसे लेनी चाहिए सरकार? नाक से। जैसे चाहे वैसे नहीं। ठीक है ना? हमें सदैव नाक से सांस लेनी चाहिए। नाक द्वारा ही हम सूंघ कर किसी वस्तु की गंध का अनुभव करते हैं। नाक के अंदर एक गीला चिपचिपा पदार्थ होता है। यह चिपचिपा पदार्थ बाहर से आने वाली धूल, मिट्टी, अशुद्धियों को अपने से चिपका कर रोक लेता है। इससे श्वसन तंत्र के आंतरिक भागों तक अशुद्धियाँ नहीं पहुँच पाती। नाक के स्थान पर मुंह से सांस लेने पर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो कौन से पे? चेहरा पे। फेस की स्किन जो होती है बहुत पतली होती है। चेहरे के अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है। जस्ट वेट। त्वचा शरीर का बाह्य आवरण होता है। यह शरीर की सुरक्षा का पहला और बाहरी कवच है। त्वचा का बाहरी अस्तर उपचर्म या एपिडर्मिस कहलाता है, जो एक्टोडर्म से बनता है। त्वचा का आंतरिक अस्तर चर्म डर्मिस कहलाता है, जो मीसोडर्म से बनता है। नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया था? जब हम जो है अपना कहते हैं ना, इन्होंने नेत्रदान किया है, ठीक? तो नेत्रदान में कौन सी चीज़ें होती हैं? नेत्रदान में हमारी कॉर्निया होती है। कॉर्निया का हम दान करते हैं। नेत्रदान में प्रदाता डोनर की आँख के कॉर्निया भाग का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। आँख की बाहरी परत सफ़ेद व अपारदर्शक होती है। नेत्र कोटर से बाहर की ओर उभरे भाग को कॉर्निया कहते हैं। रेटिना सबसे अंदर की तंत्रिका संवेदी परत है। हृदय मधुमेह निमोनिया रोग में फेफड़े, ये बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फेफड़े से निमोनिया होता है। आँख में मलेशिया होता है और यकृत में पीलिया होता है। मधुमेह कहाँ होता है? मधुमेह किस चीज़ को अफेक्ट करता है? सबसे पहले देखो, निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, पीलिया से यकृत और मलेशिया से आँख। मधुमेह से चय अपचय से संबंधित रोग है, ना कि हृदय से। हार्ट डिजीज नहीं है। हमारा आ गया उत्सर्जन तंत्र। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? कितना यूरिन डिस्चार्ज करता है एक मतलब हेल्दी व्यक्ति? बताओ। ये हमारा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ठीक। नेफ्रॉन वृक्क की नलिका में रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण
होता है। मूत्र के गंध का कारण उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र बहता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति होती है। और ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? पढ़ाया था ना आपको, याद कीजिए। क्षारीय। ये थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा तो कितनी होती है? 1500 to 2500 ml पर डे। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति मानव के पेट में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर 1500 to 25 ml अ डे गैस्ट्रिक जठर रस स्रावित होता है। गैस्ट्रिक एसिड का स्राव, जो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा होता है, इसी को जठर रस बोलते हैं। इसका स्राव कई चरणों में होता है। क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन पर्शिका कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से अलग अलग स्रावित होते हैं और कैलाल कुली में मिश्रित होते हैं। जठर रस फिर गैस्ट्रिक ग्रंथि के सुमेन में स्रावित होता है और धीरे धीरे मुख्य पेट के लुमेन तक पहुंच जाता है। विक्र की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। विक्र यानी किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव के अंदर हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने एवं शरीर में तरल पदार्थ, खनिजों आदि का नियमन करते हैं। वृक्क की रचनात्मकता कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ब्रोमैन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो गुर्दा। ब्रोमैन कैप्सूल मानव शरीर के गुर्दा वृक्क का हिस्सा है। वृक्क जिसे ग्रीवा कहते हैं तथा ऊपर का भाग प्याले नुमा होता है। क्लियर प्यारे बच्चे? मैं 70 हो गया ना, एक मिनट जस्ट वेट, लेट मी चेक। हाँ 79 से स्टार्ट किया था ना, एक पेज आउट कर लेती हूँ। डर लगने लगा है मुझे एक्चुअली, जब से रिकॉर्ड थोड़ा होता है ना, एक दो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया या कुछ ना कुछ इशू आ गया, ग्लिच आ गया, तब से यही मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम सक्सेस हो जाए, छोटा ही दो पर सक्सेस रहे। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग ये किसके द्वारा? वृक्क द्वारा स्रावित होता है। एरिथ्रोपोइटिन का मुख्य भाग वृक्क यानी किडनी द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं। इनसे संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग मूत्र वाहिनियाँ हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठ में कशेरुक द्रव्य के इधर उधर दाएं व बाएं स्थित होते हैं। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो नेफ्रॉन कहलाती है। अर्थात मनुष्य के वृक्क में 10 से 12 लाख सूक्ष्म, लंबी तथा कुंडलित नेफ्रॉन होती है। यह उत्सर्जन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए? इंसान को कितना पानी पीना चाहिए ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा 800 to 1000 ml, राइट। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को 800 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु जल के प्रभाव में वह 6 दिन से अधिक 6 दिन तक ही जीवन धारण किए रह सकता है। जल की सहायता से ही पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण व पचे हुए तत्वों का अवशोषण करता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया। डायलिसिस क्या होता है बेटा?
एक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जब हमारा किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक, उस सिचुएशन में मतलब हमारा किडनी एकदम काम करना, किडनी को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है, तो किया जाता है, ठीक, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो गुर्दा यानी किडनी के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो गुर्दा के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। मनुष्य के गुर्दे गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं। प्रत्येक गुर्दे का भार 70 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 to 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 to 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। गुर्दा एक डैश स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। क्या स्रावित करता है सरकार? बताइए, बताते रहो। ये होता है हमारा एंजाइम, राइट। गुर्दा यानी किडनी एक एंजाइम स्रावित करता है जिसे रीनल एरिथ्रोपोइटिक कारक कहते हैं। गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन, ठीक है ना, जल का अवरोधन शोथ में परिणत हो जाता है। जल का अवरोधन शोथ यानी ओडिमा में परिवर्तित हो जाता है, राइट। शरीर की कौन सी रक्तवाहिनी साधारणतः सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है? तो हमारा हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल नस एक रक्तवाहिका है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पित्ताशय की थैली, पैनक्रिया और प्लीहा से यकृत तक रक्त लेती है। इस रक्त में पचाने वाली सामग्री से निकाले गए पोषक तत्व और विषाक्त पदार्थ होते हैं। यह रक्त वाहिका सबसे अधिक यूरिया को ले जाती है। मलमूत्र का निस्तारण कंपोस्टिंग द्वारा। मलमूत्र का निस्तारण कंपोस्टिंग द्वारा करते हैं, चूँकि इस विधि में सभी अवशिष्टों को जमीन में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे प्रदूषण नहीं होता, जबकि ट्रेचिंग के अंतर्गत सभी कूड़े कचरे को एक पूर्व निश्चित ग्राउंड स्थान पर ले जाकर एकत्रित कर दिया जाता है। सामान्यतः मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना हो सकता है? मूत्र मानव और अन्य कशेरुकी जीवों में वृक्क द्वारा स्रावित तरल उत्पाद है। मानव के सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व 1010 to 1025 हो सकता है। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन उपस्थित होते हैं। किस चीज़ में? नेफ्रॉन। मानव शरीर में यकृत से स्रावित पित्त रस में पाए जाने वाले पित्तवर्णक जो एक कार्बनिक पदार्थ है, बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन नामक वर्णक हीमोग्लोबिन के विघटन से निर्मित होते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ जो अपचित भोजन के साथ शरीर से मलाशय के द्वारा अन्य उत्सर्जन अंगों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, इनकी अधिकता से पीलिया नामक रोग होता है। समझ में आ रहा है पीलिया कैसे होता है? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। मानव शरीर में यकृत से स्रावित पित्तरस में पाए जाने वाले पित्तवर्णक होते हैं जो एक कार्बनिक पदार्थ है। बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन नामक वर्णक हीमोग्लोबिन से विघटन से निर्मित होते हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ और अपचित भोजन के साथ शरीर से मलाशय द्वारा अन्य उत्सर्जी अंगों से बाहर आ जाते हैं। इनकी अधिकता से पीलिया होता है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर बॉडी में इनकी अधिकता हो जाए, ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो, तब जॉन्डिस हो जाता है। करेक्ट। पसीने के साथ शरीर से किस चीज़ का नुकसान होता है सरकार, बताइए, गेस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। गेस कीजिए। ग्लूकोज होता है, नमक होता है, केवल पानी का नुकसान होता है कि चर्बी निकल जाती है, बोलिए, बोलो फिर बताओ, ठीक है ना। जब हमारा स्वेटिंग होती है तो किस चीज़ का नुकसान होता है। अच्छा, 671 पेज पे हैं और क्वेश्चन नंबर 392, ठीक, इसी के बाद से हम जो है पढ़ेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलिए, ओके। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार, क्योंकि ये आपका सीरीज़ जो ये चल रहा है ना, अर्चना इकोनॉमी का, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, लॉन्ग लाइफ है।